आज भी कोई मीडिया मुझे कभी नहीं बताएगा। गांधी के परिवार को बताता है, लेकिन अंबेडकर के परिवार के बारे में आप लोगों को भी जानकारी नहीं होगी। आज भी अंबेडकर परिवार ये मीडिया के लिए अनटचेबल है। एमबीए होने के बाद 83% पास आउट होने के बाद उसी जापान में, जहां जापान में गया था, उसी जापानीज बैंक में मुझे असिस्टेंट मैनेजर पद की 2010 की, आज भी मेरे पास वो लेटर्स है, 8 लाख के पैकेज की नौकरी थी। आज 2020 है, 10 साल हो चुके इस बात को। एक तरफ लेटर मेरे हाथ में था और दूसरी तरफ बाबा साहब की किताबें मेरे हाथ में थी, और मैं सोच रहा था कि नौकरी अगर कर लेता हूं तो फिर भारत में तो आज मैं आपको दिखाई भी नहीं देता। अगर नौकरी कर लेता हूं तो 10 से 5 या 10 से 8 की नौकरी मुझे करनी होगी। शायद भारत के बाहर मुझे स्थलांतर करके वहीं पर बैठना होगा। अगर नौकरी करता हूं तो बाबा साहब के इस मिशन को मैं योगदान नहीं दे पाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि राजरत्न अंबेडकर ही काम करेगा तो ही मिशन बढ़ेगा। आप काम करोगे तो भी मिशन चलने वाला है। लेकिन मेरे पास एक बेनिफिट है, जो काम आप करोगे, जो काम आप लोग करोगे, उसमें शायद 10 साल लग जाएंगे। लेकिन वही काम अगर मैं करूं, वही काम अगर मैं बताऊं कि ये करना है, तो 2 साल में हो सकता है। आप करोगे तो भी वही होगा, मैं करूंगा तो भी होगा। आपको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि मुझे एक बेनिफिट है कि मैं बाबा साहब के परिवार से हूं। तो परिवार के लोग अगर बोल रहे हैं तो यह समाज इकट्ठा हो सकता है। तो मैंने सोचा, अगर अंबेडकर परिवार में जन्म लेने के बाद, बाबा साहब के परिवार में जन्म लेने के बाद, अगर मैं अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए नौकरी करता हूं, और ये नाम, ये लेगेसी अगर मेरे बीवी बच्चे तक ही सीमित रखता हूं, तो फिर मेरा अंबेडकर परिवार में जन्म लेना तो वेस्ट है। कोई मतलब नहीं है अंबेडकर परिवार में जन्म लेना। और तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, नौकरी नहीं करूंगा। बाबा साहब ने 22 सितंबर 1918 को यह निर्णय लिया था कि नौकरी नहीं करनी है। मैंने वो सारी बातें पढ़ी। बैरिस्टर होने के बावजूद, डीलिट होने के बावजूद, एमएससी पीएचडी होने के बावजूद बाबा साहब नौकरी नहीं कर रहे थे। मैंने कहा, मैं इसी परिवार का एक सदस्य हूं, उसी बाबा साहब का खून मेरे में है, और मैंने कहा कि मैं भी अभी नौकरी नहीं करूंगा। 8 लाख की पैकेज को मैंने लथाड़ा और कहा कि नहीं, मैं अपने इस मूवमेंट को खड़ा करने का काम करूंगा। 10 साल तक, आज तक देखो, आज मैं आपके गांव में आया हूं। इससे पहले आज भी कोई मीडिया मुझे कभी नहीं बताएगा। गांधी के परिवार को बताता है, लेकिन अंबेडकर के परिवार के बारे में आप लोगों को भी जानकारी नहीं होगी। आज भी अंबेडकर परिवार ये मीडिया के लिए अनटचेबल है। इनको कभी नहीं बुलाओ, इनके बारे में बताओ नहीं, वो कहां है, किस हालत में है, कैसे जीती है, ये मत बताओ। क्योंकि लोग अगर उस परिवार के पीछे फिर से खड़े हो गए तो बाबा साहब की मूवमेंट खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो छुपा कर रखते हैं नाम को। 10 साल लग गए मुझे आपके साथ यहां आते आते, 10 साल लग गए। आप लोगों से जान पहचान कराते कराते 10 साल लग गए। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, अरे इतनी पढ़ाई करने के बाद तू नौकरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तू इतनी मेहनत की, हमारे से ज्यादा पढ़ाई लिखाई किया, तो तेरी पढ़ाई वेस्ट हो गई। मैंने कहा, नहीं, मेरी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी, मैं अपनी पढ़ाई वेस्ट जाने नहीं दूंगा। अगर मैं नौकरी कर लेता हूं तो किसी बैंक का मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। एक बैंक की मैनेजमेंट मेरे पास होगी, सुबह से लेकर शाम तक वो बैंक को मैनेज मुझे करना है। मैं मेरी पढ़ाई का इस्तेमाल किसी बैंक के मैनेजमेंट को करने के बजाय मैं मेरी पढ़ाई का इस्तेमाल मेरे समाज के मैनेजमेंट में लगाऊंगा और इसको एक व्यवस्था देने का काम करूंगा। आज मैं कोई पॉलिटिकल काम नहीं कर रहा हूं और ना ही मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करनी है। मैं उस समाज को एक मैनेजमेंट देने का काम कर रहा हूं। खुद की एजुकेशन सिस्टम खड़ी करो, खुद का मीडिया खड़ा करो, खुद की मेडिकल फैसिलिटीज खुद खड़ी करो। 70 साल हो गए,
संविधान हमको मिला है ना, इस संविधान ने हमको अधिकार दिया है संगठित होने का, इस संविधान ने हमको अधिकार दिया है खुद के ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का। तो अगर 70 साल में हमको यह अधिकार है तो 70 साल में हमारी स्कूल क्यों नहीं है, हमारे अस्पताल क्यों नहीं है? आज हमारे बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में मार दिए जाते हैं। कौन बच्चे हैं वो? हमारे हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं। कभी सुना किसी ब्राह्मण का बच्चा मर गया? ऑक्सीजन नहीं मिला इसलिए। बात बात करते करते हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे पास उनके लिए व्यवस्था नहीं है। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। और हमारे पास पैसे नहीं है ये भूल जाओ, हमारे पास पैसे है, जमीन है, हमारे पास नहीं है तो विचार नहीं है, विजन नहीं है। इस विजन के ऊपर अगर हम काम करते हैं, अगर बाबा साहब 1946 में 3-3 कॉलेज खड़े कर सकते हैं तो क्या 2020 में एक छोटी सी स्कूल नहीं खड़ी कर सकते? हमारी एनर्जीज को इन्होंने डिवाइड कर दिया है, हमारे रिसोर्सेस को इन्होंने जला रहे हैं। हमारे पैसों से हम वो माता की चुनरी खरीद रहे हैं, वो चुनरी खरीदने में हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को यह सोचना है, बैठना है कि खुद की व्यवस्था हम कैसे बना सकते हैं। किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की आए या बीजेपी की सरकार आए, हमको एक ऐसी व्यवस्था बनानी है कि किसी की भी सरकार हो, हमको कभी भी भारत सरकार के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए नहीं जाना है। हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। ऐसी व्यवस्था हमको भारत में बनानी है। खुद का एजुकेशन, खुद की मेडिकल्स, खुद की हॉस्पिटल्स, खुद के व्यवसाय हम खुद खड़े करेंगे। एनआरआईएस को मैंने वहां पर बताया, सबसे ज्यादा एनआरआईएस हमारे हैं। ये पैसे हम लोगों को स्कूल खड़ी करने को दो, कॉलेज खड़ी करने को दो। खुद का मीडिया आज पूरे देश विदेश में एबीपी जाता है, जी न्यूज दिख रहा है, उन्हीं के बगल में बाबा साहब के विचार का चैनल भी दिखना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमको खड़ी करनी चाहिए और हम ये कर सकते हैं। उतनी ताकत है हम लोगों में, उतनी ताकत है हम लोगों में। और इसलिए मैं आप लोगों से आज सही मायने में, हम लोग अगर माखन क्रांति जी को अभिवादन करना चाहते हैं तो जो व्यवस्था जिसके लिए वो काम कर रहे थे, वो काम हमको आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। यही सच्ची आदरांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी माखन क्रांति जी को कि उन्होंने किया हुआ काम आज एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसा काम हमको करना चाहिए। मैं जाते जाते आपको सिर्फ बाबा साहब ने क्या सिस्टम खड़ी की है, अंबेडकर वाद, बाबा साहब के विचार, सिर्फ बाबा साहब के विचार नहीं, गुरु रविदास जी के विचार, बुद्ध के विचार, ये क्या है? ये बाबा साहब के एक प्रसंग से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंबेडकर वाद है क्या, उनकी आइडियोलॉजी है क्या, गुरु रविदास जी की आइडियोलॉजी क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं और थोड़ा सा गांधी को कोट करता हूं। गांधी ये बैरिस्टर आदमी है, साउथ अफ्रीका में थे, वकीली किया करते थे। साउथ अफ्रीका के लोगों ने जब गांधी जी को देखा कि ये आदमी काला गोरा करता है, मैं काले लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं काले लोगों के साथ के बोगी में नहीं बैठूंगा। जब साउथ अफ्रीका के लोगों को लगा ये रेसिज्म कर रहा है, तो साउथ अफ्रीका के लोगों ने गांधी को वहां से भगा दिया। जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे, आज भी उनके फोटोज है, पुराने फोटो, सूट बूट टाई कोट में रहते थे गांधी। सूट बूट टाई कोट में रहने वाले गांधी जब भारत में आए तो अपने एक गुरु को उन्होंने पकड़ा और वो गुरु से कहा कि मुझे भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन करना है, मुझे भारत में बहुत बड़ा नेता बनना है, मुझे क्या करना चाहिए? तो गांधी जी के गुरु ने कहा एक काम करो, पहले पूरे भारत का दौरा करके आओ, पूरे भारत का दौरा करके आओ।
तो गांधी जी निकले पूरे भारत का दौरा करने के लिए, सूट बूट टाई कोट में। पूरे भारत का दौरा करने के बाद उन्होंने देखा, अरे इस देश के लोग तो भूखे नंगे हैं, इनके बदन पे तो कपड़े भी नहीं, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं। सारा दौरा करने के बाद वो अपने गुरु के पास आए और गुरु को कहा, अरे ये तो भूखे नंगे लोगों का देश है, यहां के लोगों के बदन पे तो कपड़े भी नहीं है। तो गुरु ने कहा, अगर इनका नेता बनना चाहते हो तो खुद भी नंगे हो जाओ। सूट बूट टाई कोट पहनने वाले गांधी, इन्होंने सूट निकाला, शर्ट निकाला, टाई निकाली, पैंट निकाली और वो धोती पहनना शुरू कर दिया। और फिर लोगों के सामने गए। लोगों को लगा, अरे हम भी नंगे, ये भी नंगे, हमारे मसीहा आ गए, हमारे मसीहा आ गए। देखते देखते वो भारत के नेता बन गए, महात्मा बन गए। बाबा साहब परदेश से पढ़ाई लिखाई करके आए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद बाबा साहब ने भी पूरे भारत का दौरा किया। बाबा साहब ने देखा, अरे सही में इस देश के लोग भूखे नंगे हैं। बाबा साहब की आर्थिक हालात अच्छी नहीं थी, घर में 2 वक्त की रोटी नहीं बनती थी, लेकिन बाबा साहब ने सूट पहनना शुरू कर दिया, सूट बूट पहनना शुरू कर दिया। और इसलिए ये दोनों आइडियोलॉजी में एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधीवाद क्या है, अंबेडकरवाद जो सपना गुरु रविदास जी ने देखा था वो क्या है। गांधीवाद कहता है कि नंगे को देखकर नंगा हो जाना, यह गांधीवाद है। नंगे को देखकर नंगा हो जाना यह गांधीवाद है। लेकिन बाबा साहब का आइडियोलॉजी कहता है कि नंगे को देखकर उसको सूट बूट टाई कोट में लाना, यह अंबेडकरवाद है। और यही गुरु रविदास जी का बेगमपुरा का कल्चर है। और इसी कल्चर को हमको आगे लेकर आना है। आज उसी स्ट्रीम को हमको आगे लेकर आना है जो गांव के बाहर है, जिनके गांव में आने के लिए रास्ते नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, छत नहीं है। ऐसे लोगों को सूट बूट टाई कोट वाला समाज हमको तैयार करना है। यही बाबा साहब का विजन है और यही बाबा साहब का भारत है। यही भारत अगर हम आने वाले समय में खड़ा करते हैं तो हमारी आने वाली नस्लों को हम ये जो ब्राह्मणवाद में हमारे नस्लों को लेकर जाने की कोशिश हो रही है, वहां से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। और यही सच्चा अभिवादन, सच्ची श्रद्धांजलि हम माखन क्रांति जी को दे सकते हैं कि वो व्यवस्था जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे, उस व्यवस्था को हमको एस्टैब्लिश करना है। हमको किसी के 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है, सरकार के 1 रुपए की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहे तो हम अपनी सिस्टम खुद के पैसे से खड़े कर सकते हैं। इतनी ताकत है हम लोगों के पास, इतनी ताकत है। एक आप लोगों ने शराब के ऊपर एक प्ले यहां पर किया, देखो किस तरह से आपके पैसे नष्ट किए जा रहे हैं। शराब तो फोकट में नहीं आती, पैसे तो देते होंगे। आपके पैसे किस तरह से आपके रिसोर्सेस को खत्म किए जा रहे हैं। और आज ये मैं देख रहा हूं कि ब्राह्मणिकल सिस्टम कैसा काम कर रही है। सरकारी जो शराब के ठेले होते हैं ना, वो हमारी ही बस्ती में आ रहे हैं। कभी देखोगे ब्राह्मणों के बस्ती में कोई शराब का ठेका दिखेगा? नहीं है। हमारे बच्चों को शराब की ओर लेकर जा रहे हैं, नशे की ओर लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रिसोर्स है आपका, ये साधन है आपका। बाबा साहब के विजन को पूरा करने के लिए जो लोग काम पे लगने वाले थे, वो लोग शराब के पीछे लग गए। आएंगे आगे क्रांति करने के लिए? नहीं आने वाले। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बाबा साहब जब लंदन में रहते थे, उस समय वहां पर इतनी ठंड पड़ा करती थी कि वहां के डॉक्टर्स बाबा साहब से आकर विनती करते थे कि बाबा साहब, इतने नीचे तापमान में अगर आपको जिंदा रहना है तो ये डॉक्टर ब्रांडी, ये शराब दवाई के तौर पर तो लो, दवाई के तौर पर। जीने मरने का सवाल होने के बावजूद बाबा साहब ने एक शराब की बूंद को हाथ नहीं लगाया, शराब की बूंद तक को हाथ नहीं लगाया, जीने मरने का सवाल होने के बावजूद। लेकिन उन्हीं बाबा साहब के, अभी 14 अप्रैल आएगी, डीजे साहब के यहां पर वो है, डीजे बीजे लगाते, हमारे यहां पर बोर्ड लगाते डीजे, यहां पर भी है। शराब पीकर डीजे में नाचते हैं, शराब पीकर।
सोचो, जिस बाबा साहब ने शराब के एक बूंद को हाथ नहीं लगाया, उनकी जयंती में हम शराब पीकर नाचेंगे, क्या बाबा साहब का विजन कभी इस देश में पूरा हो पाएगा? हो सकेगा? इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि बाबा साहब के इस आइडियोलॉजी पर चलो। कठिन है, बुद्ध की बातों पर चलना, गुरु रविदास जी के बातों पर चलना, बाबा साहब के बातों पर चलना कठिन है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कठिन मार्ग पर चलने के बाद जो बेगमपुरा सही में इस देश में बनेगा, उस देश में आप कोई दुखी नहीं होगे, कोई आपकी समस्या नहीं होगी। ऐसा एक देश हम खुद इस मार्ग पर, कठिन मार्ग पर चलने के बाद बना सकते हैं। ये आश्वासन ये हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को दिया हुआ है, और इसलिए इस मार्ग पर हमको चलकर ये बेगमपुरा इस देश में बनाना है। यही बेगमपुरा का कल्चर हम लोग इस देश में बना सकते हैं। यही सोच को मैं समर्पित करता हूं माखन क्रांति जी के चरणों में, और उनका काम हम लोग, हमारी ये पीढ़ियां आगे लेकर जाएंगी, ऐसा मैं आप लोगों को यहाँ से आज आश्वासन देता हूँ। और यहीं पर रुकता हूँ। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इतना समय दिया, आपका और प्लेस यहाँ पर बाकी है, तो मैं आप लोगों का, आयोजकों का यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। बलविंदर जी का जी सुबह से मुझे यहाँ तक लेकर आए, मुझे कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया, मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों का जिन्होंने मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस मूवमेंट को चलाने के लिए आप लोग मुझे सहायता दोगे, सभी लोग जो मूवमेंट को बाबा साहब के चला रहे, सभी लोगों को सपोर्ट करोगे, यही आशा और विश्वास करता हूँ, और यही रुकता हूँ। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।